Hello, entrepreneurs. Welcome to our channel. So we have started our series for class 12 VST. और इस सीरीज में हम VST के सारे चैप्टर्स को इन डेप्थ डिस्कस कर रहे हैं. आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे VST के 5th चैप्टर दैट इज ऑर्गेनाइजिंग. Now organizing refers to identification and grouping of different activities in the organization and bringing together the physical, financial and human resources for the achievement of the goal of organization. That means पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि what are the activities to be performed in the organization. अगर आपने कोई भी कंपनी फॉर्म की है तो इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज है जो आपको परफॉर्म करनी पड़ेंगी, लाइक द परचेज, सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस एक्सेट्रा. व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज दैट यू हैव टू परफॉर्म. देन ग्रुपिंग द डिफरेंट एक्टिविटीज. नाउ परचेज के रिगार्डिंग जो भी एक्टिविटीज है उसको एक ग्रुप में डाल दिया, प्रोडक्शन के रिगार्डिंग जो एक्टिविटीज है उसे एक ग्रुप में डाल दिया, अगेन सेल्स एंड फाइनेंस सबकी ग्रुपिंग कर ली. इसके बाद उन सारी एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए जो भी फिजिकल रिसोर्सेज लाइक प्लांट, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, ये सब जो रिक्वायर होगा, फाइनेंशियल रिसोर्सेज दैट मीन्स पैसा, और ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब लोग, तो जो भी फिजिकल फाइनेंशियल रिसोर्सेज जरूरत है वो सारी चीजों को अवेलेबल करवाना, दैट इज अ पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. तो पहले आइडेंटिफाई करना व्हाट आर द एक्टिविटीज हैव टू बी परफॉर्म्ड, देन ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज, और फिर उस एक्टिविटीज को कंप्लीट करने के लिए जो भी फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए उन सारे रिसोर्स को अरेंज करके देना है ऑर्गेनाइजिंग. सो इन सिंपलर टर्म्स वी से टू ऑर्गेनाइज अ बिजनेस इज टू प्रोवाइड इट विथ एवरीथिंग यूजफुल टू इट्स फंक्शनिंग. तो एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करने का मतलब होता है उसे सब कुछ प्रोवाइड करना जो कि उसके स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है. सब कुछ मतलब सारे एसेट, सारा पैसा, सारे लोग, सब कुछ. तो वो सब कुछ किसी बिजनेस को प्रोवाइड करना जो उसकी स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जरूरी है उसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजिंग. ओके, इट मेनली इंक्लूड्स रॉ मटेरियल्स, मशीन्स, टूल्स, कैपिटल, पर्सनल. ओके, हालांकि जो पर्सनल वाला पार्ट होता है यहाँ पर ऑर्गेनाइजिंग में उतना अच्छे से कवर नहीं होता है बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ स्टाफिंग. तो हालांकि आपके बुक्स में डेफिनेशन लिखी गई है कि हम यहाँ पर ह्यूमन रिसोर्सेज भी अरेंज करते हैं, बट ह्यूमन रिसोर्सेज मेनली स्टाफिंग के अंदर अरेंज किए जाते हैं. तो मेनली आई विल सजेस्ट यू टू अवॉइड दिस टर्म पर्सनल और ह्यूमन रिसोर्सेज. ओके, then we will discuss about the process of organizing. The process of organizing starts with identification and division of work. तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन सा काम करना है, और फिर हम उस सारे काम को स्मॉल स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करते हैं. ईच यूनिट विल बी नोन एज जॉब. अब जो भी मेरे पास काम था पूरे ऑर्गेनाइजेशन में, सामान खरीदना, बेचना, फाइनेंस इकट्ठा करना, सब कुछ, तो उसको मैंने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और हर एक छोटे छोटे पार्ट को मैंने क्या कहा, जॉब. अब जब आप ये काम डिवाइड करते हो तो उससे आपको 3 चीजें अचीव हो जाती हैं. पहला स्पेशलाइजेशन, दूसरा नो डुप्लीकेशन, एंड थर्ड नो बर्डन ऑफ वर्क ऑन वन पर्सन. तो जब आप काम को डिवाइड कर देते हो तो अब एक इंसान पे सारा बर्डन नहीं आएगा, तो सारा जो काम होगा वो सब में डिवाइड हो चुका होगा, तो हर एक पर्सन के हिस्से में एक छोटी सी जॉब आएगी परफॉर्म करने के लिए. नो डुप्लीकेशन मतलब जब आपने क्लियरली ये ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है कि कौन से पर्सन को कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, तो वह कभी भी दूसरी एक्टिविटी में इंटरफेयर करेगा ही नहीं, तो जिसकी वजह से डुप्लीकेशन ऑफ वर्क नहीं होगा. डुप्लीकेशन तब होता है जब एक ही काम को 3-4 लोगों ने साथ में परफॉर्म कर लिया होता है, तो उससे हमारे कुछ रिसोर्सेस वेस्ट हो जाते हैं. लेकिन अब आपको सब क्लियरली पता होगा कि आपको कौन सा वर्क परफॉर्म करना है, तो वी नॉट इंटरफेयर इन अदर्स वर्क, तो उससे डुप्लीकेशन अवॉइड होता है. और साथ ही में स्पेशलाइजेशन, जब एक पर्सन एक ही काम को बार बार परफॉर्म करता जाता है तो वो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है. तो ना अगर कोई पर्सन परचेज डिपार्टमेंट में है तो वो हर रोज सिर्फ परचेज का काम करता होगा, तो उसकी बार्गेनिंग पावर बहुत अच्छी हो गई होगी. अगर कोई पर्सन सेल्स डिपार्टमेंट में है तो वो हर रोज कुछ कस्टमर से डील करता होगा, उसे मैनिपुलेट करता होगा या कन्विंस करता होगा, तो उसका वो कन्विंसिंग स्किल्स काफी अच्छी हो गई होगी. तो जब आप एक ही काम को रोज रोज परफॉर्म करते हो तो आप उसमें एक्सपर्ट या स्पेशलाइज्ड हो जाते हो. ओके, तो 3 चीजें आपको अचीव होती हैं, नो बर्डन, नो डुप्लीकेशन एंड स्पेशलाइजेशन. नाउ एग्जांपल है बैंक का. जैसे अगर आप बैंक में जाओ तो बैंक में काफी सारे काम होते हैं, जैसे कि कैश डिपॉजिट करना, कैश विथड्रॉ करना, पासबुक फिल करवाना, अकाउंट ओपन करना, लोन लेना एक्सेट्रा. पर क्या ये सारे काम एक ही पर्सन करते हैं? नो. तो वहां पे सारी एक्टिविटीज है, पर सारी एक्टिविटीज डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड की गई है और हर एक यूनिट को कहा जाता है जॉब. तो ये मेरी जॉब नहीं है, ये उसकी जॉब है. इसका मतलब काम तो हम सब कर रहे हैं, पर जो यूनिट मेरे हिस्से में आई है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम दैट यूनिट. ओके, तो हमारे किसी को कहते हैं जॉब. फिर हम बात करते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन. तो जब भी आप ये काम डिवाइड कर देते हो तो आप वो सारे लोग जिनको सिमिलर टाइप ऑफ एक्टिविटीज मिली है परफॉर्म करने के लिए,
उनको आप एक ग्रुप में डाल देते हो। तो अगर मेरे जैसे और भी कई सारे लोग होंगे जिनको परचेस डिपार्टमेंट में डाला गया होगा, तो हमारा एक अलग ग्रुप होगा। वैसे ही वो सारे लोग जो कि जिनको सेल्स के रिलेटेड काम दिया गया उनका एक अलग ग्रुप होगा, जिनको फाइनेंस के रिगार्डिंग काम दिया गया उनका एक अलग ग्रुप होगा। तो उनके फंक्शन के बेसिस पर क्या करते हैं, ग्रुप्स डिवाइड करते हैं ना, फंक्शन या प्रोडक्ट के बेसिस पर। तो मेनली जो आपके ग्रुपिंग को कहते हैं डिपार्टमेंटलाइजेशन। वैसे तो कई सारे तरह से हो सकती है, बट मेनली दो तरह की होती है। एक होता है फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन और एक होता है डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। नाउ फंक्शनल का मतलब होता है कि यहाँ पर सारी एक्टिविटीज रिलेटेड टू द कॉमन फंक्शन आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पे सारी एक्टिविटीज फंक्शन के बेसिस पर ग्रुप की जाती हैं। मतलब यहाँ पे जो ग्रुपिंग का बेस है वो क्या है, फंक्शन। इसका मतलब जो प्रोडक्शन वाला है उनका अलग ग्रुप होगा, सेल्स का अलग होगा, फाइनेंस का अलग होगा, परचेज का अलग होगा। तो फंक्शन के बेसिस पर अगर ग्रुप्स डिवाइड किए गए हैं तो दैट इज नोन एज फंक्शनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। सेकेंड वन इज डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। इसमें क्या होता है, ग्रुप्स आर मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो वो सारी जॉब्स विच आर रिलेटेड टू द वन प्रोडक्ट आर ग्रुप इन वन डिपार्टमेंट। वन प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, कई बार क्या होता है एक ही कंपनी अपने अंदर कई सारे अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें नेस्ले, तो नेस्ले की चॉकलेट आती है किटकैट, नेस्ले की कॉफी आती है, नेस्ले की सॉस आती है, मैगी आती है। तो ये काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं जो नेस्ले के अंदर आते हैं। अगर हर एक प्रोडक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट बना दें कि मैगी का डिपार्टमेंट अलग है, चॉकलेट का अलग है, कॉफी का अलग है, तो अब इस ग्रुपिंग को हम क्या कहेंगे, डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो जब एक प्रोडक्ट के रिगार्डिंग जो भी जॉब्स हैं अगर हम उसे कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं दैट इज नोन एज डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो अगर एक ही कंपनी कॉस्मेटिक बनाती है, टेक्सटाइल बनाती है और मेडिसिन बनाती है, और उसकी जो डिपार्टमेंट बनाए गए हैं वो प्रोडक्ट के बेसिस पर बनाए गए हैं, तो दैट विल नोन एज डिविजनल। नेक्स्ट, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। तो अभी तक हमने क्या किया है, आइडेंटिफिकेशन एंड डिविजन ऑफ वर्क, और उसके बाद जिनको भी सिमिलर एक्टिविटीज मिली थी उनका हमने अलग ग्रुप बना दिया था। अब इसके बाद एग्जैक्टली इस ग्रुप में मान लीजिए अगर 5 पर्सन है, तो हर एक पर्सन की इंडिविजुअली क्या वहां पे ड्यूटीज होंगी वो उन्हें बताया जाएगा। तो जो भी उन्हें काम असाइन किया जाता है वो उनकी एबिलिटी या फिर क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखकर दिया जाता है। और हम उन्हें कैसे बताएंगे कि आपकी ड्यूटीज क्या है, बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट नोन एज जॉब डिस्क्रिप्शन। तो एक डॉक्यूमेंट होता है जिसका नाम है जॉब डिस्क्रिप्शन, वहां पे क्लियरली मेंशन होता है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है या क्या ड्यूटीज है रिलेटेड टू देयर जॉब। फिर आता है एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अगर आपने फ्योल के सारे प्रिंसिपल्स पढ़े हैं तो आपको पता होगा अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब भी आप किसी पर्सन को उसकी ड्यूटीज असाइन करते हो तो वो अपनी ड्यूटीज तब तक फुलफिल नहीं कर पाएंगे जब तक आप उनको अथॉरिटी भी नहीं दोगे। तो उन्हें अथॉरिटी चाहिए मैचिंग टू द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो फोर्थ फंक्शन में हम क्या करते हैं, अपनी जॉब को परफॉर्म करने के लिए हर एक पर्सन को कुछ अथॉरिटी चाहिए होती है, तो हम उनको अथॉरिटी देते हैं। अब जब आप अथॉरिटी दोगे तो ये प्रसाद तो है नहीं कि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, किसी पर्सन को अथॉरिटी ज्यादा मिलेगी, किसी पर्सन को अथॉरिटी कम मिलेगी। तो इसका मतलब यहाँ से क्या जनरेट होगा, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। जिसको अथॉरिटी मतलब पावर्स ज्यादा मिली है वो सुपीरियर होगा, और जिसको अथॉरिटी या फिर पावर्स कम मिली है उसे सबॉर्डिनेट कहा जाएगा। नाउ इससे जैसे ये सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप क्रिएट होगा, ये क्लियर हो जाएगा कि हु विल रिपोर्ट टू होम। तो कौन किसको रिपोर्ट देगा और कौन किससे रिपोर्ट लेगा। रिपोर्ट देने का मतलब होता है कि उनसे क्वेश्चन करना कि कहाँ तक काम पहुंचा, कैसा काम चल रहा है, सेल्स क्यों नहीं बढ़ रही है, एक्सेट्रा। तो ये जो रिपोर्ट है वो कौन किसको देगा और कौन किससे रिपोर्ट ले सकता है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है जब हमें पता चल जाता है कि कौन सुपीरियर है कौन सबॉर्डिनेट है। और इवन यहीं से स्केलर चेन भी फॉलो होती है, क्योंकि जब आपने ये भी देखा होगा कि फ्योल का एक प्रिंसिपल था स्केलर चेन। तो एक सबॉर्डिनेट अपने इमीडिएट सुपीरियर से ही कांटेक्ट कर सकता है, फिर वो अपने सुपीरियर से करेगा, फिर वो अपने सुपीरियर से करेगा। तो जब ये रिलेशनशिप क्लियर हो जाता है तो एक स्केलर चेन भी यहाँ से फॉलो होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी प्रोसेस में 4 थे, पहला आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, देन डिपार्टमेंटलाइजेशन, या तो वो फंक्शनल होगी या तो डिविजनल होगी, देन असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। इसका मतलब है कि एग्जैक्टली इस ग्रुप में आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है आपको बताया जाता है बाय गिविंग अ डॉक्यूमेंट नोन एज जॉब डिस्क्रिप्शन। और फिर एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए यू विल रिक्वायर सम अथॉरिटी। तो अथॉरिटी ट्रांसफर की जाएगी और जिसकी वजह से क्या क्रिएट होगा, सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। और फिर स्केलर चेन भी यहीं से फॉलो होगी और रिपोर्टिंग रिलेशनशिप भी यहीं से एस्टेब्लिश हो जाएगा। फिर आता है व्हाट इज द इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। तो ऑर्गेनाइजिंग करना जरूरी क्यों है। तो ऑर्गेनाइजिंग करना जरूरी है क्योंकि इसके सारी इंपॉर्टेंस आप याद रख सकते हो विद द ट्रिक, रीड,
special relationship change growth of a person. Read special relationship change growth of a person. Now read में RE stands for resources. Now resources का मतलब होता है optimum utilization of resources. तो यहाँ पर हर एक इंडिविजुअल को उनकी ड्यूटी असाइन की जाती है by giving them the job description, जिससे उन्हें क्लियरली पता चल जाता है कि व्हाट इज देयर जॉब या उनसे क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है, क्या काम उन्हें परफॉर्म करना है. सो देयर इज नो चांस ऑफ डुप्लीकेशन. जब सबको क्लियरली ये पता है कि आपको क्या काम परफॉर्म करना है तो आप किसी और के काम में इंटरफेयर करोगे ही नहीं. तो यहाँ पे कोई डुप्लीकेशन के चांसेस होते ही नहीं है, जिसकी वजह से आपके रिसोर्सेज पूरी तरह से यूटिलाइज हो पाते हैं, या फिर ऐसा कहें कि कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होता है. फिर एडी से आता है एडमिनिस्ट्रेशन. तो इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. ना इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन कैसे? क्योंकि आपने सिमिलर जॉब्स को एक ग्रुप में डिवाइड कर दिया है, जिसकी वजह से क्या होता है वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन करने में काफी आसानी जाती है. तो नाउ इमेजिन अगर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट में हैं तो आप जिस भी स्कूल में पढ़ते होंगे वहां पे साइंस का एक अलग डिपार्टमेंट है और कॉमर्स का अलग डिपार्टमेंट है. ऐसा क्यों? क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन करने में बहुत प्रॉब्लम जाती है अगर दोनों बच्चे एक साथ बैठे हुए हैं. ऐसा इसलिए कि मान लीजिए अगर इकोनॉमिक्स का लेक्चर चल रहा है तो साइंस वालों को हैंडल नहीं किया जाएगा, फिर वो बातें करेंगे, कॉन्सेप्ट्स करेंगे, शोर करेंगे. अगर साइंस का बायो मतलब उनको फिजिक्स या बायोलॉजी पढ़ाया जा रहा है तो फिर कॉमर्स वाले हल्ला करेंगे. तो इससे क्या होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन करना बहुत मुश्किल होता है. पर अगर हर एक एक्टिविटी का एक अलग अलग डिपार्टमेंट है तो एक हेड को सिर्फ एक ही एक्टिविटी को ही गवर्न करना होता है. तो आपके क्लास टीचर को सिर्फ कॉमर्स डिपार्टमेंट को ही गवर्न करना है, या फिर साइंस टीचर को साइंस डिपार्टमेंट को ही गवर्न करना है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन करना काफी आसान हो जाता है. तो अगर आपने सिमिलर जॉब्स एक ग्रुप में डिवाइड की हुई है और वहां पे क्लियरली वर्किंग रिलेशनशिप है तो वहां पर आपको बहुत आसानी जाती है एडमिनिस्ट्रेशन करने में, क्योंकि आपको पूरे ऑर्गेनाइजेशन को नहीं देखना, अब आपको सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को गवर्न करना है. फिर आता है स्पेशल से स्पेशलाइजेशन. अभी एक किसी भी इंडिविजुअल को सारा काम अलॉट करने की जगह हम सिर्फ उन्हें काम का एक छोटा सा पार्ट अलॉट करते हैं, और दैट टू अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन. तो उनकी एबिलिटीज और उनके क्वालिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए हम उन्हें काम का एक छोटा सा टुकड़ा अलॉट करते हैं. और जब आप उसी काम को बार बार परफॉर्म करते हो तो आप उस काम में एक्सपर्ट हो जाते हो. दैट मीन्स आप स्पेशलाइजेशन को अचीव कर लेते हो. तो किसी भी पर्सन को ओवर बर्डन नहीं किया जाता, सारा काम उसे नहीं थोपा जाता, उसे सिर्फ काम का एक छोटा सा टुकड़ा दिया जाता है. और जब वो उसी काम को बार बार परफॉर्म करेगा तो उसमें वो स्पेशलाइज्ड हो जाता है. तो रीड स्पेशल रिलेशनशिप. तो नेक्स्ट पॉइंट इज रिलेशनशिप, क्लैरिटी इन द वर्किंग रिलेशनशिप. तो यहाँ पर क्योंकि आपने जब फोर्थ पॉइंट में हमें क्या था, एस्टेब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप, तो हर मैनेजर को ये क्लियरली पता होता है कि कौन किसका सुपीरियर है. दैट मीन्स कौन किसको ऑर्डर दे सकता है और कौन किससे ऑर्डर ले सकता है, जिसकी वजह से कोई कंफ्यूजन या केओस नहीं होता, उनके रिलेशनशिप में प्रॉपर क्लैरिटी होती है. फिर आता है स्पेशल रिलेशनशिप चेंज. चेंज से आ जाता है एडॉप्शन टू द चेंज. ना ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में हमने क्या किया है, कई सारे डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर दिए हैं. और डिपार्टमेंट क्रिएट करने से फायदा ये होता है कि जब भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई चेंज इंप्लीमेंट करना होता है या जब भी कोई आउटसाइड एनवायरनमेंट में कोई चेंज आता है तो वो चेंज आपको सिर्फ कंसर्न डिपार्टमेंट में ही इंट्रोड्यूस करना है रेदर देन होल ऑर्गेनाइजेशन. तो मान लीजिए अगर कोई भी बाहर चेंजेस आए हैं, जैसे कि आपके जो रॉ मटेरियल्स है उसकी कीमत 10% से बढ़ गई है, तो ये जो है वो आपकी सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट को ही इम्पैक्ट करेगा. तो आपको ये चेंज सिर्फ परचेज डिपार्टमेंट में ही इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. प्रोडक्शन, सेल्स, फाइनेंस, इनको इससे कोई मतलब नहीं रहेगा. या फिर अगर आपका मन है कि अभी दिवाली सीजन आ रहा है तो आपको 50% ऑफ देना है, ना 50% अगर ऑफ देना है तो इसका फर्क सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट को ही पड़ेगा. तो ये चेंज आपको कहाँ इंप्लीमेंट करना है, सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट में. तो बाकी किसी डिपार्टमेंट में आपको कोई भी चेंजेस नहीं करने होते हैं. तो ऑर्गेनाइजिंग डिपार्टमेंट क्या करता है, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बना देता है, जिसकी वजह से कभी भी कोई चेंज आएगा तो उसे हमें अडॉप्ट करना है ओनली इन दैट एरिया विच मे बी अफेक्टेड बाय दिस चेंज. तो सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में वो चेंज इंट्रोड्यूस करना है जो उस चेंज से इम्पैक्ट होने वाली है. पूरी ऑर्गेनाइजेशन को इससे फर्क नहीं पड़ेगा. तो इसलिए चेंज अडॉप्ट करना आसान हो जाता है. तो रीड स्पेशल रिलेशनशिप चेंज ग्रोथ एंड एक्सपांशन. क्योंकि यहाँ पर कोई डुप्लीकेशन नहीं होता, सबको क्लियरली पता है कि हमें क्या काम करना है, किसी और के काम में इंटरफेयर भी नहीं कर रहे, तो कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रहा. और अगर कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रहा तो आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे. और जब रिसोर्स वेस्ट नहीं होते हैं तो हम अपने सारे ग्रोथ से या सारे गोल्स या सारे चैलेंजेस को इजिली मीट कर पाते हैं, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड एक्सपांशन के स्कोप बढ़ जाते हैं. तो अगर आप जिस भी कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे जो भी रॉ मटेरियल्स आ रहा है, कुछ भी वेस्टेज नहीं हो रहा, ना टाइम का, ना पैसे का, ना एफर्ट्स, ना रॉ मटेरियल्स, कुछ अगर वेस्ट नहीं हो रहा, कोई डुप्लीकेशन नहीं हो रहा, तो योर ऑर्गेनाइजेशन विल अचीव ग्रोथ इजिली एंड सून. ओके. फिर आता है पर्सन, दैट इज डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल.
नाउ डेवलपमेंट ऑफ पर्सनेल का मतलब क्या होता है? अभी तक आपने ये पोर्शन पढ़ा नहीं है, ये पार्ट आपके इस चैप्टर के आगे आएगा जिसका नाम है डेलीगेशन। नाउ डेलीगेशन का मतलब होता है ट्रांसफर करना अ पार्ट ऑफ योर जॉब। तो अपने काम का कुछ हिस्सा अपने सबॉर्डिनेट्स को दे देना कि आप ये मेरे बिहाफ पे परफॉर्म कर लो, दैट इज नोन एज डेलीगेशन। जैसे आपके स्कूल में होता है, कई बार टीचर्स अपना काम आप किसी स्टूडेंट को देती हैं कि आप ये लिस्ट बना लो या आप ये कलेक्शन कर लो या एनीथिंग। तो जब आप अपना किसी भी काम का कुछ हिस्सा किसी सबॉर्डिनेट को अलॉट कर देते हो, तो दैट इज नोन एज डेलीगेशन। तो जब आप ये डेलीगेशन करते हो, डेलीगेशन आपकी ऑर्गेनाइजिंग का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो आप आगे पढ़ोगे। तो जब आप ये डेलीगेट करते हो, तो मतलब इसका यूज करते हो, तो इससे क्या होता है, मैनेजर्स अपना रूटीन वर्क अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर कर देते हैं ताकि वो कॉन्सेंट्रेट कर सके ऑन द न्यू मेथड्स और न्यू challenges which can bring more success to the organization. ओके, तो डेलीगेशन का यूज करते हुए मैनेजर्स अपने रूटीन वर्क, मतलब आमतौर पे जो भी हम काम करते हैं, वो अपने सबॉर्डिनेट को ट्रांसफर कर देते हैं और खुद वो फोकस कर पाते हैं कुछ ज्यादा क्रिएटिव वर्क पे, जिससे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, तो रीड स्पेशल रिलेशनशिप चेंज ग्रोथ ऑफ अ पर्सन। आर ई से रिसोर्सेज, ए डी से एडमिनिस्ट्रेशन, स्पेशल से स्पेशलाइजेशन, रिलेशनशिप से क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप, चेंज से अडॉप्शन टू द चेंज, ग्रोथ से ग्रोथ एंड एक्सपांशन, पर्सन से पर्सोनेल। ओके, डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? तो डेफिनेशन में बाद में आते हैं, पहले हम बात करते हैं जैसे फॉर एग्जांपल योर स्कूल। तो स्कूल जब ये बना होगा तो डिसाइड किया गया होगा कि वहां पे एक डायरेक्टर रहेंगे। नाउ डायरेक्टर सर और मैम, बट डायरेक्टर रहेंगे। उनके अंदर एक प्रिंसिपल रहेंगे, फिर उनके अंदर एक वाइस प्रिंसिपल रहेंगे, फिर उनके अंदर कोई हेडमास्टर रहेंगे या और कोई इंचार्जेस रहेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट के, फिर कुछ क्लास टीचर्स रहेंगी, फिर कुछ नॉर्मल टीचर्स रहेंगी जो जिनको कोई क्लास अलॉट नहीं की गई है, मतलब वो किसी क्लास की क्लास टीचर नहीं है बट वहां पे पढ़ाती है। तो नॉर्मल टीचर्स रहेंगे, स्टाफ मेंबर्स रहेंगे, ऑफिस पर्सन रहेंगे, गेट कीपर्स रहेंगे, एक्सेट्रा। तो आपने क्या किया है कि पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया है कि ये टॉप पर, फिर उनके नीचे ये, फिर उनके नीचे ये, फिर उनके नीचे ये 3 लोग आएंगे, एक्सेट्रा। तो इसी स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। नाउ इट इज अ नेटवर्क ऑफ जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड अथॉरिटीज एट डिफरेंट लेवल्स। तो यहाँ पे हर एक पर लेवल पर, अलग अलग लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी एक जॉब पोजीशन है। लेकिन जैसे कि एक प्रिंसिपल की जॉब पोजीशन है, एक वाइस प्रिंसिपल की जॉब पोजीशन है, एक डायरेक्टर की जॉब पोजीशन है, तो उनकी एक जॉब पोजीशन है। उस जॉब पोजीशन से जुड़ी हुई उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि उन्हें क्या काम करना है, और उससे जुड़ा हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल करने के लिए क्या चाहिए, अथॉरिटीज, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए उनके पास कुछ पावर्स है। तो उनकी जॉब पोजीशन, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और उनकी अथॉरिटीज के बीच के नेटवर्क को कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो अलग अलग लेवल पर जो लोग काम कर रहे हैं उनकी जॉब पोजीशन, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी के बीच के नेटवर्क को कहेंगे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, तो ये डिसाइड करता है द फ्रेमवर्क विद इन विच मैनेजरियल एंड ऑपरेशनल टास्क आर परफॉर्म। तो ये एक फ्रेमवर्क मतलब एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है जिसके अंदर रहकर आपको सारी एक्टिविटीज परफॉर्म करनी होती है। ओके, नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर? पहला, ये आपको एक आइडिया देता है रिगार्डिंग द वर्किंग स्टाइल ऑफ एन एंटरप्राइज। नाउ अगर मैं कुछ स्ट्रक्चर बनाऊं जहां पे मैं दिखा दूं कि बीच में एक हेड है और फिर सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन इसी से ही पूछ के लिए जाने पड़ेंगे, आपको क्या समझ में आएगा कि इसकी वर्किंग स्टाइल कैसी है, सेंट्रलाइज्ड है, तो सेंट्रलाइजेशन फॉलो करता है। पर अगर मैं आपको कहूं कि नहीं, एक हेड है, फिर उसके अंदर 3 लोग आते हैं, फिर उनके अंदर अगेन 3 लोग आते हैं, फिर उनके अंदर अगेन 3 लोग आते हैं, तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि स्ट्रक्चर कैसा है या वर्किंग स्टाइल कैसी है, डिसेंट्रलाइज। तो आप इस स्ट्रक्चर को देखकर इजिली बता सकते हो कि क्या उस डिपार्टमेंट में सेंट्रलाइजेशन फॉलो किया जा रहा है या डिसेंट्रलाइजेशन। तो इन शॉर्ट इसका वर्किंग स्टाइल कैसा है ये आपको पता चल जाता है। फिर आता है इजी टू चेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच पार्ट ऑफ अ बिजनेस। तो आप इजिली पता लगा सकते हो कि कौन से पर्सन की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो जो इस चेन में सबसे ऊपर होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हाईएस्ट होती है, और जो इस चेन में सबसे नीचे होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे कम होती है। तो किस पर्सन की कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको ये देखकर पता चल जाता है। फिर आता है कि इसमें कोऑर्डिनेशन, और साथ में आप लिख दो पॉइंट कि अथॉरिटी का लेवल भी इसको देखकर पता चल जाता है। तो जो सबसे टॉप पर रहेगा उसकी अथॉरिटी सबसे ज्यादा, जो सबसे बॉटम में काम कर रहा है उसकी अथॉरिटीज या पावर सबसे कम होगी। ओके, फिर आता है कि यहाँ से, ये लास्ट में करते हैं, फिर आता है कि बेटर फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन। तो यहाँ से कम्युनिकेशन भी बेटर फ्लो करती है, क्योंकि अगर आपका स्ट्रक्चर क्लियर है तो आपको पता चल जाता है कि कौन किससे कम्युनिकेट करने वाला है। लाइक अगर इस पर्सन को कम्युनिकेट करना है अपने टॉप या हेड से,
तो वो कैसे करेगा, वो अपनी इन्फॉर्मेशन देगा इनको, ये इन्फॉर्मेशन देंगे इनको, और फिर वो इन्फॉर्मेशन जाएगी हेड के पास। तो कम्युनिकेशन कैसे फ्लो होने वाली है, स्केलर चेन कैसे फ्लो करेगी, ये भी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को देखकर समझ आता है। और फिर आता है स्पैन ऑफ कंट्रोल। नाउ स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब होता है नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स दैट कैन बी इजिली मैनेज्ड बाय अ मैनेजर। तो एक मैनेजर अपने अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स को हैंडल कर पा रहा है, वो बताता है इसका स्पैन ऑफ कंट्रोल। तो अगर मैं आपको दो डायग्राम्स बना के बताऊं, एक जहां पर ये एक हेड है और उसके अंदर 3 लोग आते हैं, और फिर उसके अंदर 3 लोग आते हैं, और फिर एक दूसरा ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एक हेड है और उसके अंदर 5 लोग आते हैं, और फिर उसके अंदर अगेन 5 6 या 7 8 लोग आते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ये हेड अपने अंदर सिर्फ 3 सबऑर्डिनेट्स को ही हैंडल कर पा रहा है, जबकि ये अपने अंदर 5 सबऑर्डिनेट को हैंडल कर पा रहा है। तो ये क्या होता है, उसका स्पैन ऑफ कंट्रोल। जैसे क्या होता है ना, कई बार आपके क्लास में, आपके स्कूल में कई सारे टीचर्स होती है। एक टीचर होती है जो बहुत स्ट्रिक्ट है, अगर उनकी क्लास में एक साथ 60 70 बच्चे बैठे हो तो भी वो उसको इजिली मैनेज कर लेगी। और एक टीचर होती है जो थोड़ा सा न्यू कमर होती है, तो वो हैंडल नहीं कर पाती है। तो अगर उनकी क्लास में 10-12 बच्चे होंगे तब तो ठीक है, पर अगर 30-40 बच्चे बैठे होते हैं तो वो मैनेज नहीं कर पाती है। दैट मीन्स क्या है, उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल लो है, और वो टीचर जो एक्सपीरियंस्ड है उनका स्पैन ऑफ कंट्रोल ज्यादा है। तो आप अपने अंदर कितने सबऑर्डिनेट्स को इजिली मैनेज कर पाते हो, दैट इज नोन एज स्पैन ऑफ कंट्रोल। देन लास्ट, अलाउ कोऑर्डिनेशन अमंग ह्यूमन, फिजिकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज। अब आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो उस लेवल पे काम करने के लिए आपको कुछ लोगों की जरूरत है जो आपके लिए काम करेंगे, आपका वर्क परफॉर्म करके देंगे। कुछ फिजिकल रिसोर्सेज जैसे कि कंप्यूटर चाहिए, या फिर कुछ मशीन्स चाहिए, फर्नीचर चाहिए, एक्सेट्रा। और फाइनेंशियल रिसोर्सेज मतलब कुछ पैसा चाहिए। तो जिस लेवल पे आप काम करते हो उस पे काम करने के लिए फिजिकल, फाइनेंशियल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज भी चाहिए होते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने में हेल्प करता है। तो सबसे पहले वर्किंग स्टाइल बताता है कि सेंट्रलाइज्ड या डिसेंट्रलाइज्ड, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कितनी अथॉरिटी है, कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करने वाला है, और किसका कितना स्पैन ऑफ कंट्रोल है। अगेन वर्किंग स्टाइल, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, स्पैन ऑफ कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन कैसे फ्लो करेगी, और साथ में कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, so next we will talk about how many types of organizational structures are there. So there are mainly 4 types of organizational structure. दो है उसमें से फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल, और फंक्शनल एंड डिविजनल, एंड दूसरा है हमारे पास फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। ओके, तो फंक्शनल डिविजनल रिलेटेड है, फॉर्मल इनफॉर्मल रिलेटेड है। तो कुल मिला के 4 तरह के स्ट्रक्चर हो सकते हैं, फंक्शनल, डिविजनल, फॉर्मल, इनफॉर्मल। तो पहले हम बात करते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। अभी हमने डिपार्टमेंटलाइजेशन में भी ये पढ़ा था कि जब आपकी एक्टिविटीज या जॉब्स की ग्रुपिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस और टाइप ऑफ जॉब टू बी परफॉर्म्ड, तो फंक्शंस के बेसिस पर अगर ग्रुपिंग की जा रही है तो उसे हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। तो वो स्ट्रक्चर जो कि फंक्शंस के बेसिस पर ग्रुपिंग करने से बना है उसे हम कहते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जैसे इसमें परचेस डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, सेल्स डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। लेकिन डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हेन द ऑर्गेनाइजेशन इज लार्ज इन साइज, जब आपकी ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है और वो मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बना रही होती है। जैसे नेस्ले के अंदर कई सारे तरह के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, जैसे कि वहां पे मैगी बन रही है, चॉकलेट बन रहा है, सॉसेस बन रहे हैं, चॉकलेट और कॉफी बन रही है। तो काफी सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स उनके अंदर बन रहे होते हैं। तो जब ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी होती है, उनके अंदर काफी सारे तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे होते हैं, वहां पर ग्रुपिंग की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। तो वहां पे सारी एक्टिविटीज को ग्रुप किया जाएगा या डिवाइड किया जाएगा प्रोडक्ट की बेसिस पर। तब जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है उसे हम कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे नेस्ले मैगी का डिपार्टमेंट, कॉफी डिपार्टमेंट, सॉस डिपार्टमेंट एंड चॉकलेट डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग होंगे ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट। फिर हम बात करते हैं फंक्शनल के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। ना फंक्शनल का मतलब क्या था कि फंक्शंस के बेसिस पर अगर आप परचेज करना चाहते हो तो आप परचेज डिपार्टमेंट में हो, सेल्स फंक्शन का अलग डिपार्टमेंट, फाइनेंस का अलग, और क्या रह गया, प्रोडक्शन का अलग। ओके, अभी इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। पहला, ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। अभी क्योंकि यहाँ पे ग्रुपिंग की गई है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो यहाँ पे हर एक पर्सन सेम टाइप ऑफ फंक्शन बार बार परफॉर्म करते हैं। तो जब वो रिपीटेडली सेम ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं तो उसमें क्या बन जाते हैं, एक्सपर्ट या फिर स्पेशलाइज्ड। तो इससे क्या अचीव होता है, स्पेशलाइजेशन। सेकेंड इज प्रमोट कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन विद इन डिपार्टमेंट।
ना जब आप फंक्शन के बेसिस पर डिपार्टमेंट्स बनाते हो तो एक डिपार्टमेंट में सिमिलर टाइप ऑफ जॉब परफॉर्म करने वाले ही सारे लोग होते हैं, तो इसे कोऑर्डिनेट कर पाना बहुत आसान होता है। जैसे अगर आप कॉमर्स डिपार्टमेंट में हैं तो आपकी कॉमर्स डिपार्टमेंट वालों से ज्यादा बनती होगी, साइंस वालों के साथ उतनी नहीं बनती होगी। वही अगर एक क्लास में सारे लोग बैठ गए होते तो कुचर मुचर हो जाता, फिर आपको कुछ भी किसी के साथ ज्यादा अच्छी बन नहीं पाती। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब आप डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर लेते हो तो विद इन द डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। तो आपकी जो प्रॉब्लम्स है वो आपकी गैंग या आपके ग्रुप वाले ज्यादा समझ पाएंगे ना। जब आप बात करोगे कि बैलेंस शीट टैली नहीं होती, इकोनॉमिक्स में इतने ग्राफ्स है या इतनी हेडिंग्स है, तो ये सारी चीजें रिलेटेबल होती है, तो ये कैन मतलब वहाँ पे कोऑर्डिनेशन ज्यादा अच्छे से हो पाता है। ओके, तो यहाँ पे क्योंकि सिमिलर एक्टिविटीज एक ग्रुप में डिवाइड की गई है जिसकी वजह से उसे सुपरवाइज कंट्रोल करना भी आसान होता है, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। तो सुपरवाइज कंट्रोल करने का मतलब क्या है कि जब भी टीचर आएगी उसे सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को हैंडल करना है ना, तो वो सिर्फ सिमिलर एक्टिविटीज को ही कवर करती है या कंट्रोल करती है, तो उसकी वजह से उनका भी उनके लिए भी कोऑर्डिनेट करना आसान हो जाता है। फिर है इंक्रीज मैनेजरियल एफिशिएंसी। नाउ एफिशिएंसी पढ़ने से पहले आप देखो, इट मिनिमाइज द डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स। क्योंकि यहाँ पे आपने क्या किया, फंक्शंस के बेसिस पर काम डिवाइड किया है, तो हर एक डिपार्टमेंट अपने ही फंक्शन को परफॉर्म करेगा, किसी और फंक्शन में इंटरफेयर नहीं करेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता, कोई डुप्लीकेशन एक्टिविटी नहीं होती और रिसोर्सेज का वेस्टेज मिनिमम हो पाता है। ओके, तो क्योंकि आपने यहाँ पे डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हुए हैं अलग अलग तरह के, तो हर एक डिपार्टमेंट अपनी ही जॉब को परफॉर्म करेगा, किसी और में इंटरफेयर करेगा नहीं, जिसकी वजह से कोई डुप्लीकेशन नहीं होता। अब क्योंकि कोई डुप्लीकेशन नहीं होता, इसकी वजह से रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होता, और रिसोर्सेज का वेस्टेज नहीं होगा तो कम से कम पैसों में सारा काम कंप्लीट हो पाएगा। और कम पैसों में काम करने का मतलब क्या होता है, एफिशिएंट होना। याद आ रहा है फर्स्ट चैप्टर इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मतलब कम टाइम में कंप्लीट करना, एफिशिएंसी कम कॉस्ट में कंप्लीट करना। तो जब डुप्लीकेशन नहीं होता है, रिसोर्सेज की बचत होती है, इसका मतलब कम से कम पैसों में सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, तो एफिशिएंसी आती है। फिर आता है इजी एंड इफेक्टिव ट्रेनिंग। नाउ ट्रेनिंग क्यों इफेक्टिव होती है, क्योंकि जब आपने फंक्शंस के बेसिस पर ग्रुप तैयार कर दिए हैं, तो हर एक पर्सन को सिर्फ एक ही एक्टिविटी की ट्रेनिंग दी जानी है। तो अगर कोई पर्सन परचेज डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो उसके पास सिर्फ बार्गेनिंग स्किल्स की जरूरत है, तो आप उसको सब कुछ नहीं सिखाओगे, आप उसे सिर्फ परचेज के रिगार्डिंग एक्टिविटीज ही सिखाओगे। अगर कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, दैट मीन्स उसको मशीन से डील करना है, तो उसे कस्टमर के साथ कैसे इंटरेक्ट करना है, बार्गेनिंग कैसे करनी है, फाइनेंस कैसे करना है, ये सब सिखाने की जरूरत ही नहीं है, तो आप उनको लिमिटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करोगे। सिमिलरली सेल्स वालों को कंज्यूमर के साथ इंटरेक्ट करना सिखाया जाएगा, मैनिपुलेशन या फिर कन्विंसिंग स्किल सिखाई जाएगी, फाइनेंस वाले को अकाउंटिंग वगैरह सिखाई जाएगी। तो इससे क्या होता है कि आप क्योंकि एक ही फंक्शन के रिगार्डिंग उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हो, जिसकी वजह से ट्रेनिंग इजी हो जाती है, कम टाइम में कंप्लीट हो जाती है और पैसा भी कम लगता है। फिर आता है ड्यू अटेंशन टू डिफरेंट फंक्शन। अब क्योंकि आपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हुए ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो अब हर एक फंक्शन को प्रॉपर फोकस जा पाएगा। जैसे सेम अगर आपके स्कूल में आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस का अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं होता, एक ही क्लास में सारे बच्चे बैठे होते, तो ऐसा पॉसिबल था कि साइंस सेक्शन के पीरियड ज्यादा लग रहे हैं, कॉमर्स वालों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा, या आर्ट्स वालों के तो पीरियड्स लगते ही नहीं है। तो इसकी वजह से किसी एक डिपार्टमेंट पे या किसी एक फंक्शन पे ज्यादा फोकस चला जाता है, दूसरे पे नहीं जाता। लेकिन अगर आपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट करके रखे हुए हैं, तो अब हर एक फंक्शन पे प्रॉपर फोकस जाएगा। तो अगर आपने ऐसे परचेज प्रोडक्शन सेल्स का काम अलग नहीं किया होता, तो हो सकता था कि ज्यादातर लोग सिर्फ सेल्स में घुसे पड़े होते, प्रोडक्शन कोई करना ही नहीं चाहता या परचेस कोई करने ही नहीं जा रहा, तो इसकी वजह से क्या होता, केओस हो जाता। अभी आपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए हुए हैं, तो हर एक फंक्शन को ड्यू अटेंशन मिलेगी। तो ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, एक ही काम को बार बार करेंगे तो उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे। कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करना आसान है, क्योंकि अब आपको सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट को गवर्न करना है, तो उसमें कोऑर्डिनेशन बेटर होता है। फिर कोई भी डुप्लीकेशन ऑफ एक्टिविटीज नहीं होगी, क्योंकि डिपार्टमेंट डिवाइडेड है, तो आप सिर्फ अपनी एक्टिविटी को ही परफॉर्म करोगे। डुप्लीकेशन नहीं होगा तो कम से कम कॉस्ट में खर्च, मतलब कम से कम खर्चे में काम हो जाएगा, दैट मीन्स एफिशिएंसी। ट्रेनिंग इफेक्टिव होगी और ड्यू अटेंशन ऑन डिफरेंट फंक्शन। इसमें से कोई भी अगर आप 2-3 भी याद रख पाते हैं या 4 याद रख पाते हैं, दैट विल बी इनफ। ओके, so next, what are the disadvantages of functional structure? The first is places less importance to overall objective of organization. इसका मतलब है कि जब भी आप एक ऑर्गेनाइजेशन के डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, तो हर एक पर्सन सिर्फ अपने ही डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, और जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट सेक्रीफाइस हो जाता है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं परचेज डिपार्टमेंट से हूँ, तो मेरा पर्पज सिर्फ इतना रहेगा कि मैं सामान सस्ते से सस्ते में लेकर आऊँ। अब उसकी क्वालिटी अच्छी है नहीं है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला कुछ प्रोड्यूस कर पा रहा है नहीं कर पा रहा है, दैट्स नन ऑफ माय बिजनेस।
या फिर अगर मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हूँ तो मेरा मेन पर्पस क्या होगा कि मैं ज्यादा से ज्यादा सामान बना के रखती जाऊं। अब वो बिक पा रहा है, नहीं बिक पा रहा है, कैसा हो रहा है, डजंट मैटर। सेल्स डिपार्टमेंट से हूँ तो मेरा मतलब क्या रहेगा कि सामान बिकना चाहिए। अब वो 30% डिस्काउंट पे बिके या 50% डिस्काउंट पे, नन ऑफ माई बिजनेस। तो यहाँ पे क्या होता है कि हर एक पर्सन सिर्फ अपने डिपार्टमेंट के इंटरेस्ट के बारे में सोचता है, जिसकी वजह से ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। फिर आता है द प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। ना अभी हमने मेरिट्स में पढ़ा कि कोऑर्डिनेशन बेटर होता है, एंड डिसएडवांटेजेस में हम पढ़ते हैं कि कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। तो लॉजिक क्या है, अगर आप डिपार्टमेंट्स क्रिएट कर देते हो तो विद इन द डिपार्टमेंट तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है, पर दो डिपार्टमेंट के बीच में फिर कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। तो अगर आपने साइंस और कॉमर्स सेक्शन दो अलग अलग कर दिए, तो आप कॉमर्स वालों की अपने में बहुत अच्छी बनेगी, साइंस वालों की अपने में बहुत अच्छी बनेगी, तो इनका आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा। मतलब इनका अपने में ही कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहेगा, पर इन दोनों का आपस में कोऑर्डिनेशन खराब हो जाता है। ओके, तो अगर आपने डिपार्टमेंट्स क्रिएट किया है और हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपने फंक्शन में ही स्पेशलाइज्ड है, जिस जिसकी वजह से वो दूसरे डिपार्टमेंट की प्रायोरिटी को समझ नहीं पाता और फिर उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती। फिर आता है इनफ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि आपने उनको इजी एंड क्विक ट्रेनिंग दी है, तो आपने सिर्फ उनको उतनी ही ट्रेनिंग दी है जितनी स्किल्स उनको आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से अब आप उन्हें किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो अगर आपने किसी सेल्स डिपार्टमेंट वाले पर्सन को सिर्फ सेल्स की ही ट्रेनिंग दी हुई है, नाउ अगर आपको ऐसा रियलाइज होता है कि अब सेल्स डिपार्टमेंट में ओवर स्टाफिंग हो गई है और फाइनेंस डिपार्टमेंट में कुछ लोगों की कमी है, तो आप इनको निकाल के यहाँ ट्रांसफर नहीं कर सकते क्योंकि इनको ट्रेनिंग मिली ही नहीं है। तो हर एक पर्सन को क्योंकि लिमिटेड ट्रेनिंग दी गई है, तो इसकी वजह से इनफ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है, आप उनसे कोई और काम निकलवा ही नहीं सकते। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। तो दो डिपार्टमेंट्स जो है वो कुछ इंटरेस्ट को लेकर हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं। तो कोई पर्सन एक बात को फेवर करता है और दूसरा उसके अगेंस्ट में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट हमेशा चाहेगा कि ज्यादा डिस्काउंट दिए जाएं ताकि लोग सामान ज्यादा खरीदे, ताकि सेल्स इंक्रीज हो। बट फाइनेंस डिपार्टमेंट इसका अपोज करेगा। वो हमेशा कहेगा कि नहीं, अगर आपने डिस्काउंट ज्यादा दिए तो पैसा जनरेट कम हो पाएगा, जिसकी वजह से फिर फाइनेंस में दिक्कत जाएगी। तो एक बात किसी एक के फेवर में जा सकती है और किसी और के अगेंस्ट जा सकती है। फिर आता है डिफिकल्ट टू फिक्स अकाउंटेबिलिटी। इन केस अगर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाता है, फेल हो जाते हैं आप, तो डिपार्टमेंट का हेड हमेशा दूसरे डिपार्टमेंट पर ब्लेम डालता है। तो उसके हेड मतलब पूरे ऑर्गेनाइजेशन के बॉस को कभी ये पता ही नहीं चल पाएगा कि एग्जैक्टली कौन से डिपार्टमेंट की गलती की वजह से हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर किसी टाइम पे पर्टिकुलरली मान लो किसी मंथ में अगर सेल्स बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, तो ना अगर आप पूछोगे कि सेल्स डिपार्टमेंट वाले से कि भैया बताओ क्यों सेल्स कम हुई, तो वो क्या कहेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले ने इतना गंदा सामान बनाया कि वो बिका ही नहीं। आप प्रोडक्शन वाले से क्वेश्चन करोगे तो वो बोलेंगे कि परचेस डिपार्टमेंट वाले इतने गंदे रॉ मटेरियल्स लेकर आए थे कि उससे ऐसे ही गुड्स बन पाए, तो अच्छी क्वालिटी के गुड्स बने ही नहीं। अगर आप परचेस डिपार्टमेंट वाले से बोलेंगे तो वो बोलेगा कि हम क्या करते, हमें जब पैसा ही कम मिला था तो सस्ते में तो यही रॉ मटेरियल्स मिले, तो फिर हम इसलिए गंदी क्वालिटी का लेकर आए। फाइनेंस वाला बोलेगा कि भैया हम पैसे कैसे दे दें, जब सेल्स आप कर ही नहीं रहे हो, पैसा जनरेट हो ही नहीं रहा है, अब जब मेरे पास पैसा आएगा नहीं तो मैं दूंगा कैसे। तो क्या होगा, हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करता जाएगा। तो प्रोडक्शन वाला बोलेगा गंदी क्वालिटी इसलिए बनी क्योंकि परचेस वाले ने गंदी क्वालिटी के रॉ मटेरियल्स लाए, वो बोलेंगे कि फाइनेंस वाले ने पैसा दिया ही नहीं, तो एंड सो ऑन, ये ब्लेम गेम चलता रहेगा। तो आप कभी ये पता लगा ही नहीं पाओगे कि एग्जैक्टली किसकी गलती की वजह से आपके सेल्स डिक्लाइन हो रहे हैं। सो दैट वर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल स्ट्रक्चर। नाउ कम्स डिविजनल स्ट्रक्चर। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट्स क्रिएट किए जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, तब जो स्ट्रक्चर बनता है उसे कहते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। नाउ व्हाट आर द एडवांटेजेस? फर्स्ट, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। सेम जैसे वहां पे था ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, यहाँ होता है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। नाउ जब आप ग्रुपिंग तैयार करते हो ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, तो हर पर्सन जो एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है उसे अपने प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट नॉलेज होती है। तो जैसे नेस्ले की मैगी और चॉकलेट डिपार्टमेंट अलग है, तो कोई पर्सन अगर मैगी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसे मैगी के रिगार्डिंग कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है, लाइक द इंग्रेडिएंट्स, यूएसपी, प्राइसिंग, कॉम्पिटिटर्स, एवरीथिंग। जिसकी वजह से अब एक ही प्रोडक्ट डिपार्टमेंट में बार बार काम करते करते हमें इस प्रोडक्ट की कंप्लीट नॉलेज आती है, हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। फिर आता है फास्ट डिसीजन मेकिंग। जब डिविजनल बेसिस पर स्ट्रक्चर बनता है तो यहाँ पे सारे डिपार्टमेंट्स आपस में इंडिपेंडेंट होते हैं, तो कोई किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, तो इसकी वजह से आप डिसीजंस इंडिपेंडेंटली कर पाते हो, तो फास्ट डिसीजन होते हैं। तो अगर मैगी वालों को सेल्स या फिर कुछ डिस्काउंट रखना है तो उनको चॉकलेट की डिपार्टमेंट की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, तो ये डिपार्टमेंट्स आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं, तो ये सारे डिसीजन अपने आप से
ले सकते हैं। फिर आता है अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाएगा। ना अगर मैगी की सेल्स डिक्लाइन होती जा रही है तो मैगी वाला चॉकलेट के ऊपर ब्लेम नहीं डाल सकता कि चॉकलेट की वजह से सेल्स गिर रही है, या फिर चॉकलेट वाला जो है वो कॉफी पर ब्लेम नहीं डाल सकता। तो यहाँ पे क्या होता है, हर एक यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना आसान हो जाता है कि किसकी वजह से एग्जैक्टली सेल्स कम हो रही है, आप इसको आसानी से पता लगा पाते हो। फिर आता है फ्लेक्सिबिलिटी। अभी अगर कोई मैगी डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उस पर्सन को मैगी के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी, तो हर तरह की उसे ट्रेनिंग दी जाएगी। द परचेस ऑफ मैगी, सेल ऑफ मैगी, फाइनेंस ऑफ मैगी, प्रोडक्शन ऑफ मैगी, हर चीज के रिगार्डिंग उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इसलिए यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो अगर मैगी के परचेस डिपार्टमेंट, मतलब मैगी का अगर कोई परचेस पर्सन है जो परचेस करके आता है रॉ मटेरियल्स, अगर वो छुट्टी पे गया हुआ है तो सेल्स वाला उसकी ड्यूटी परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि उनको हर तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइडेड होती है। फिर आता है एक्सपांशन एंड ग्रोथ। अभी मान लीजिए अगर नेस्ले के अंदर ऑलरेडी 4 डिपार्टमेंट्स हैं, मैगी, चॉकलेट, कॉफी एंड सॉस। अब मैगी चाहती है कि एक और डिपार्टमेंट को ले आए या फिर किसी कोल्ड ड्रिंक्स को लेकर आए, तो वो इजिली नए डिपार्टमेंट को ऐड कर सकती है विदाउट हेम्परिंग या विदाउट इंटरफेयरिंग द अदर डिपार्टमेंट्स। ओके, तो नया डिपार्टमेंट ऐड किया जा सकता है विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स, जिसकी वजह से ग्रोथ एंड एक्सपांशन ईजी हो जाता है। फिर अब बात करते हैं व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। जब भी आप डिविजनल स्ट्रक्चर बनाते हो तो फिर पैसा ज्यादा लगेगा, बिकॉज ये उसी ऑर्गेनाइजेशन में पॉसिबल है जहाँ पे मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हो। तो एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाना जो कि एक नहीं बल्कि 4-5 चीजें बेच रहा है, इसके लिए रिसोर्सेज हमेशा ज्यादा रिक्वायर्ड होंगे। देन इंक्रीज इन कॉस्ट। इंक्रीज इन कॉस्ट का मतलब क्या होता है, हर एक डिवीजन में, मतलब मैगी, चॉकलेट, कॉफी, हर एक डिवीजन में सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करने वाले अलग अलग लोग रखे जाएंगे। जैसे मैगी के अंदर उनका परचेज पर्सन भी होगा, प्रोडक्शन पर्सन भी होगा, सेल्स पर्सन भी होगा, फाइनेंस पर्सन भी होगा। फिर चॉकलेट के अंदर अगेन प्रोडक्शन पर्सन होगा, परचेज पर्सन होगा, सेल्स पर्सन होगा, फाइनेंस पर्सन होगा। सेम आपके कॉफी के अंदर, सेम आपके सॉसेस के अंदर। तो हर एक डिपार्टमेंट में सेम फंक्शन परफॉर्म करने वाले लोग हैं और उनको अलग अलग से रिक्रूट किया गया है, तो इसकी वजह से खर्चा बढ़ जाता है। फिर आता है प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। ना जब आप प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाते हो तो हर एक पर्सन का सिर्फ इतना कंसर्न होता है कि हमारे डिपार्टमेंट की सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है दैट डजंट मैटर। तो अगर मैं मैगी डिपार्टमेंट में काम करती हूँ तो मेरा कंसर्न सिर्फ इतना रहेगा कि मैगी की सेल होनी चाहिए। नाउ चॉकलेट की सेल गिर रही है, गिरने दो। कॉफी की सेल गिर रही है, गिरने दो। नेस्ले ओवरऑल लॉस किए जा रहा है, करने दो। बस मैगी आगे बढ़नी चाहिए। तो जब आप प्रोडक्ट के बेसिस पे डिपार्टमेंट बनाते हो तो इसकी वजह से क्या होता है, हर कोई सिर्फ अपने प्रोडक्ट पर फोकस करता है रेदर देन होल ऑर्गेनाइजेशन। फिर आता है कॉन्फ्लिक्ट। कई बार उन डिपार्टमेंट्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है रिगार्डिंग द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो अगर किसी साल मान लो नेस्ले कंपनी ने मैगी को ज्यादा पैसे दे दिए और चॉकलेट डिपार्टमेंट पे उतना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगेंगे कि उनको ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइडेड है और हमें कम रिसोर्सेज है। तो रिसोर्सेज के एलोकेशन की वजह से भी वहां पे झगड़े देखे जा सकते हैं। ओके, देन वी विल कंपेयर कि फंक्शनल और डिविजनल में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट, द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। फंक्शनल स्ट्रक्चर को बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जैसे कि सेल्स, फाइनेंस, परचेज, प्रोडक्शन एक्सेट्रा। जबकि डिविजनल को बनाया गया है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट, जैसे कि मैगी, चॉकलेट, कॉफी एक्सेट्रा। अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। फंक्शनल में बहुत डिफिकल्ट है क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट ब्लेम गेम खेलेगा कि सामान इसलिए नहीं बिका क्योंकि प्रोडक्शन गंदा हुआ था, परचेज गंदा हुआ था, पैसा नहीं मिला था एक्सेट्रा। लेकिन यहाँ पे इजी है उसे फिक्स करना कि सेल्स के अगर मैगी की सेल्स अगर गिर रही है तो कॉफी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो ही नहीं सकता। तो आप इजिली बता सकते हो कि किसकी गलती थी। फिर आता है इकोनॉमी कॉस्ट। पैसा किस में कम लगेगा, तो क्योंकि यहाँ पर डिविजनल में ज्यादा लाइन ऑफ प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे ज्यादा पैसा लगता है, और फंक्शनल में क्योंकि एक ही लाइन ऑफ मतलब एक ही प्रोडक्ट चाहिए तो यहाँ पे क्या होता है, सस्ता पड़ता है। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ मैनेजर्स। फंक्शनल में डेवलपमेंट के चांसेस कम होते हैं, रीजन क्योंकि उनको लिमिटेड ट्रेनिंग दी गई है, उनको हर एक चीज की ट्रेनिंग नहीं मिली है, तो इसलिए उनका डेवलपमेंट भी कम होता है। और यहाँ पे चांसेस ज्यादा है क्योंकि ट्रेनिंग बहुत सारी मिली है। फिर आता है स्पेशलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन। दोनों में स्पेशलाइजेशन होता है, बस फंक्शन में कौन सा होगा, फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। अपने फंक्शन के रिगार्डिंग आप एक्सपर्ट हो जाओगे और यहाँ पे अपने प्रोडक्ट के रिगार्डिंग आप एक्सपर्ट हो जाओगे। ऑटोनॉमी मतलब आजादी किसमें ज्यादा होती है, तो डिविजनल में आजादी ज्यादा होती है क्योंकि मैगी वाले डिपार्टमेंट को
कॉफी वाले डिपार्टमेंट से पूछकर कुछ नहीं करना होता है, तो आपस में रिलेटेड नहीं होते हैं, तो आप अपनी मर्जी से सारे डिसीजन ले सकते हो। जबकि फंक्शन में क्या होते हैं, सारे डिपार्टमेंट्स लिंक्ड होते हैं। तो अगर सेल्स वाला सामान नहीं बेच पा रहा है तो प्रोडक्शन वाला बहुत सारा सामान बना के करेगा क्या, तो वो अपने चाहकर भी ज्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पे उनके पास आजादी कम होती है। सुइटेबल फंक्शनल किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में किया जा सकता है, लेकिन डिविजनल के लिए जरूरी है कि मल्टीपल लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स हो। तो अगर आपके पास नेस्ले अगर सिर्फ मैगी ही बना रहा होता तो वहां पे डिविजनल स्ट्रक्चर बन ही नहीं पाता, तो वहां पे मल्टीपल लाइंस होना जरूरी है। ओके, दैट्स इट फॉर द फंक्शनल एंड डिविजनल। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर समझ आया हो, पसंद आया हो, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कोई भी कंप्लेंट्स और सजेशंस हो तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपके सजेशंस हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है। थैंक यू।